अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में हमने एक दिन बात की थी जिस पे काफ़ी हमें फ़ीडबैक मिला। आज मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एक और बात याद करवाना चाहता हूँ कि इंडिया के जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो इंडिया के लोग अमेरिका या बरतानिया या यूरोप में रहते हैं, वो वहाँ की सियासत में कितने फ़ाल हैं और किस तरह वहाँ की सियासत में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। ना सिर्फ जगह बनाई है बल्कि वो टॉप की पोजीशन कैप्चर कर रहे हैं। जैसा कि अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, वो इंडियन है। और अभी हाल ही में बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक जो इलेक्शंस हार गए और उन्होंने अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए, उनके जाने के बाद नए वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने जिस तरह हैंडशेक किया और जिस तरह इक़्तिदार आने वाले ने जाने वाले के सुपुर्द किया है, उसकी सोशल मीडिया पे बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं। और कहा जा रहा है, देखें जो महज़्ज़ब कौमें होती हैं, जो जमहूरी कौमें होती हैं, वो इंतकाल इक़्तिदार इस तरह पुरअमन तरीके से करती हैं। मैं यहाँ कुछ याद दिलाना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को कि ये काम हम भी कर चुके हैं और 2013 में इसका मुज़ाहरा पहली बार बहुत अच्छी तरह से हुआ जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और राजा परवेज़ अशरफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे, वो गए और आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने हल्फ लिया और बड़े अच्छे तरीके से इंतकाल इक़्तिदार हुआ। उसके बाद दूसरा मौका आया 2018 में जब इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। उस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर ममनून हुसैन थे, उन्होंने उनसे हल्फ लिया और इंतकाल इक़्तिदार एक बार फिर पुरअमन तरीके से हुआ। तो रवायत तो हमारे यहाँ भी थी, उसको ख़राब किया गया, ख़राब हो रही है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे कि जो हुकूमत अपोजिशन में होती है उसकी पॉलिसी कुछ और होती है और जब वो अपोजिशन हुकूमत में आती है तो उसकी पॉलिसी बिल्कुल बदल जाती है। जैसा कि आज हमने देखा कि एक जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में, जिसके लिए काफ़ी अरसे से वो कोशिश कर रहे थे इजाज़त लेने की, लेकिन इजाज़त नहीं मिली। फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, वहाँ से उन्हें परमिशन मिली और जब जलसे का इनेकाद होना था उससे कुछ घंटे पहले चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद को एक दरख्वास्त मौसूल हुई वहाँ के रहायशी लोगों की, जिन्होंने कहा कि ये जलसा हमारी ज़ाती जगह पर किया जा रहा है जिससे हमारा सुकून ख़राब होगा और मुहर्रम अल हराम का महीना है जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती है। लिहाजा चीफ़ कमिश्नर ने वो जलसा मनसूख कर दिया और जिससे कल से लेकर आज तक जो सियासी तलखी है वो फिर बढ़ गई है। इस पर हम आज बात करेंगे। और दूसरी आपको ख़बर आज ये बतानी थी कि पाकिस्तान में 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तीनों पाकिस्तान बनने के बाद बनी और तीनों के बनाए जाने के पीछे ये इल्ज़ाम है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ ना कुछ मदद इनकी किसी न किसी स्टेज पे ज़रूर की। आज एक और सियासी जमात बनाएगी, मैं इसमें एक सियासी जमात भूल गया, MQM जो कराची की मुहाजिर कौमियत की नुमाइंदा थी, उसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। ये कहा जाता है। अभी आज अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च की गई है, इस्लामाबाद में पहली बार एक सियासी जमात का अहया किया गया है। उस पर भी ये इल्ज़ामात हैं, लेकिन उस पर शाहिद खाकान अब्बासी जो कन्वीनर मुकर्रर हुए हैं और जनरल सेक्रेटरी मिफ्ताह इस्माइल, उन्होंने इन इतलात की तरदीद की है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी किस्म का उनका ताल्लुक़ है या वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये सियासी जमात बना रहे हैं। इस पर आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे, लेकिन सियासी जो मामलात है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और कुछ ही देर में हमें बल्कि वो आ गए हैं स्टूडियोज़ में, तशरीफ़ ले आए हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब, जो रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और MNA भी हैं। शहबाज राना हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं DSNG पे। झगड़ा साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और एक तो ज़ाहिरा आपका नाम झगड़ा है, बात भी झगड़े की शुरू हो रही है, लेकिन वो झगड़ा तो बहुत अच्छा है जो आपके नाम के साथ है। ये जो यहाँ पे सियासी झगड़ा चल रहा है, आपका जलसा मनसूख हुआ, आपको दिल में मलाल, गुस्सा, रंज है? मुझे अफसोस सबसे ज़्यादा इस बात का है कि अगर PMLN की ये फॉर्म 47 की हुकूमत तरनौल में इस्लामाबाद से बाहर एक जलसा बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इट मीन्स कि इनके पास दे हैव नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। मतलब ये कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये चीज़ हमने बजट में भी देख ली। और तो ये आप जलसा प्रेशर डालने के लिए कर रहे थे? हम जलसा अपने पॉलिटिकल हक के लिए कर रहे हैं।
जो इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है वो अभी सिर्फ पीटीआई नहीं कह रही, वो अभी यूनाइटेड नेशंस के आर्बिट्ररी डिटेंशंस पे वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट आई है वो तो इमरान खान की ना पार्टी की है ना पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस है। उन्होंने इंडिपेंडेंटली देखा, उन्होंने दोनों साइड्स के जो है वो व्यूज़ देखे और आपने यूएन सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्समैन का भी बयान सुन लिया कि इमरान खान के साथ गलत हो रहा है। अब अगर एक मुल्क में आइन कानून सस्पेंडेड हो, आपने यूके के इलेक्शन की बात की और बिल्कुल ठीक बात की, वहाँ पे कोई आरओ नहीं होगा जिसने अंडर प्रेशर रिजल्ट बदलोगे। इनफैक्ट मैं देख रहा था हर आरओ के साथ, क्योंकि सिस्टम हमारा उनके दोनों कैंडिडेट्स जो है वो थे। तो 300-400 साल हो गए इस रास्ते पे चलते हुए ना यार, 75 साल हमें भी हो गए। हाँ, नहीं, हम उस रास्ते पे चले ही नहीं है। मतलब 75 साल तो हो गए ना। 75 साल। साथ हिंदुस्तान है, उसने 75 साल में हर 5 साल बाद इलेक्शन कराए। आप समझते हैं ये कलेक्टिव फेलियर है पार्लियामेंटेरियंस का, एस्टेब्लिशमेंट का, इशराफिया का? बिल्कुल कलेक्टिव फेलियर है। इशराफिया का भी है, एस्टेब्लिशमेंट का भी है, पार्लियामेंटेरियंस का भी है, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम आता है, जुडिशरी का भी है, सारे ब्यूरोक्रेसी का भी है। तो फिर आगे कैसे चलेंगे? देखिए, कहीं आपको लकीर खींचनी पड़ती है। मेरे दोस्त हैं बिलाल कियानी साहब, एटलीस्ट ओवर द लास्ट लिटिल बिट ऑफ टाइम बार बार वो कह रहे हैं कि बात करनी चाहिए, लेकिन बात ऐसे तो नहीं होती ना। क्या शराइत होनी चाहिए? शराइत है आपकी कुछ? यार, मैंने तो यही कह दिया कि शराइत ना भी हो, जिस दिन ये सीरियस होंगे बात करने में, ऑटोमेटिकली बात हो जाए। बिलाल साहब, आप सीरियस नहीं हैं बातचीत करने में? जो अभी हमने आप कहने से पहले जो बात की है हमने, वो यही बात की है कि एक कशमकश जारी है, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार नहीं होता, अपोजिशन हुकूमत में आने के बाद बदल जाती है, वो अपोजिशन को दबाना शुरू कर देती है। आपने जलसा मनसूख किया, एक तलखी बढ़ गई, आप चाहते हैं स्टेबिलिटी आए, इस तलखी के साथ मईशत कैसे संभलेगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्सार साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का, और माजरत कि मुझे थोड़ी सी ताख़ीर हुई यहाँ पे पहुँचने में। अब्सार साहब, देखिए, बात यह कि हम बिल्कुल पार्टीज़, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज करने में बिलीव करते हैं, और आपको याद होगा कि जब हम ऑपोजिशन में थे और हमारी जमात क़यादत में थी तो हम कौमी इश्यूज़ को उस मामले से अलग रख, हम हर वक्त अवेलेबल होते थे। कौमी इशू पे आपका साथ दिया है अज़्म इस्तेहकाम में? नहीं, देखिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी आ रहे हैं। उसको कंट्रोवर्शियल करने में और उसको ख़राब करने में मेरे ख्याल से पीटीआई ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब अगर देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। और इसमें मैं साथ ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि यकीनन हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि जब इस तरह की कोई चीज़ आए तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हम पे होती है कि सबको लेके चलें, जिस तरह हम लेके चले थे जब 2013 से 18 में नेशनल एक्शन प्लान के वक्त, ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद के वक्त। तो आज भी ख़ास तौर पे इस तरह के ऑपरेशंस, ख़ास तौर पे जहाँ पे दहशतगर्दी के खात्मे की बात हो, तो जितनी इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप और इंक्लूजन और कंसेंसस हो वो कम है। देखिए, दूसरी बात जो आपने की, देखिए, मईशत में हम चाहते हैं यकीनन कि मुल्क में जितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है आए उतना बेहतरी होती है, मगर आपने देखा है कि हुकूमत ने जो काम करने हैं, चाहे वो रिफॉर्म्स की तरफ काम करना हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हो, IMF के साथ नेगोशिएशंस हों, वो काम तो चल रहे हैं। अब कौमी असम्बली के अंदर स्टैंडिंग कमेटीज़ भी कायम हो गई हैं, ऑपोजिशन उसके अंदर एक अपना किरदार अदा कर सकती है, मगर यकीनन अगर आजकल जो माहौल अक्सर बन जाता है वो ना हो तो और भी आसानी होगी। मगर ये कहना कि इसकी वजह से या पीटीआई या इमरान खान की वजह से कोई काम रुक जाएगा, तो मेरे ख्याल से नहीं, तो रुकेगा नहीं तो चलेगा भी नहीं ना। नहीं, चलेगा इंशाल्लाह। कैसे चलेगा? आप बताएं कैसे चल रहा है? नहीं, देखिए, इतनी महंगाई हो गई है, आप चाहते हैं कि आप केपी में, बलूचिस्तान में क्या हालात हैं, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, तो आप नहीं समझते कि इनके साथ कुछ बातचीत करके एक वर्किंग एनवायरनमेंट बेहतर करना चाहिए? साहब, देखिए, जितनी दफ़ा हाथ पीटीआई की तरफ बढ़ाया गया है ना जी, मेरे ख्याल से किसी भी जमात या और इमरान खान की तरफ जितना पिछले चंद सालों में और आज भी जिस तरह बात की गई है उस तरह किसी के साथ नहीं बढ़ाया गया कभी भी इनकी तरफ से। जलसा हो जाता तो क्या फर्क पड़ता? नहीं, मैं तो ऑनेस्टली, देखिए, वो इंतजामिया का फैसला था। कोई चंद दिन पहले मैंने खबरों में ही देखा है कि कोई वहाँ पे हादसा भी हुआ था और मुहर्रम की वजह से कुछ कंसिडरेशंस थी, मामला थे। मैं ज़ाती तौर पर एज ए पोलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि इनको शौक पूरा कर देना चाहिए, बिल्कुल शौक पूरा करें, तो ये बहस ही नहीं होनी चाहिए। सियासी वर्कर की बात नहीं सुनी जा रही, इंतजामिया की सुनी जा रही। नहीं, इंतजामिया ने देखिए अपनी मामला देखने, अगर वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न है, अगर चंद दिन पहले वहाँ पे वाकयात हुए हैं, अगर मुहर्रम के महीने की वजह से कोई ऐसी चीज़ है, कोई चीज़ है और उसकी वजह से मुहर्रम के बाद अगर वो कह रहे हैं तो वो भी फैक्टर्स हमें मद्देनजर रखने चाहिए। तो देखिए, वो इंतजामिया का एक फैसला इंडिपेंडेंट है। मैं आपको सिर्फ एज ए सियासी वर्कर बात कर रहा हूँ कि मैं तो खुद नहीं चाहता कि ये यहाँ पे इनकी मजलूमी को बने इस तरह की चीज़ की, अपना शौक पूरा करें। हालात वहाँ ख़राब है, मुहर्रम
हड़कंप की वजह से कुछ इतलात थी आपके पास? नहीं, चंद दिन पहले कोई वाकया हुआ जिसका इंतजामिया ने हवाला दिया। लेकिन एक दिन पहले ही तो आपने इजाज़त दी थी, आईजी साहब ने जाके कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये जलसा कर लें तरनौल पे। फिर दूसरे दिन इतला आ गई जो पहले आई हुई थी, दूसरे दिन आपने इंप्लीमेंट। देखिए वंस अगेन मैंने तो जो देखी है जी इंतजामिया की, जो उन्होंने इसकी दलील दी है, इंतजामिया ने फंसा लिया आपको? नहीं, देखिए बहरहाल जी मुझे इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक चीज़ है, सियासत को फंसा लिया। और आज गौर खान साहब ने भी कहा कि चले फिर हम नहीं करेंगे, जो अच्छी बात है। चलें, अगर इंतजामिया ने कह दिया और उन्होंने नहीं किया तो अच्छी बात है। मुझे लगता है, मगर मैं आपको बताऊं जी ऑनेस्टली, मैं चाहता हूं कि ये अपना शौक पूरा करें और तो करने नहीं देते। मैं तो आपसे बेबसी नजर आती है। क्या है देखिए, ये वैसे इनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, अपनी सीटें जीत चुके होते हैं, ये करने दे। देखिए ये इनके हाथ में नहीं है। नहीं, बात सही है आपकी, वो तो जो भी हुकूमत में आएगा यही कहेगा। आप थे, आप भी ये कहते थे, आप अब भी ये कहते हैं कि जब हम इनको अलाउ किया था 2 लॉन्ग मार्चेस के लिए, इन्होंने भी आपको कहेंगे हमने 2014 में किया। आगे चलते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको इस तरह के जलसों से जो ज़ुबान इस्तेमाल होती है, उसमें मैं अली मीन गंडापुर साहब आपके वज़ीर आला हैं, पूरे सूबे को, पूरे खैबर पख्तूनख्वा को, जिसमें पख्तून लोगों की मेजॉरिटी है, जो गैरत वाले, इज़्ज़त वाले, हमने तो ये देखा सारी उम्र, मेहमान नवाजी उनकी इंजॉय किया। वो जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो आपके कल्चर को, पख्तून वाली को रिप्रेजेंट करती है जलसों में जो उनकी ज़ुबान हो रही है? देखिए, अगर आप हर पार्टी में देख लें तो सियासत में जो है वो 3, 4, 5 टेम्पलेट्स हैं। कुछ लोग जो है वो ज़ुबान ज़्यादा सख्त इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है वो ज़ुबान ज़्यादा नरम इस्तेमाल करते हैं। ये तो टेम्पलेट में क्या हम अली मीन गंडापुर को कह सकते हैं कि वो पीटीआई के शेख रशीद हैं? नहीं, मैं अपने कॉलीग्स पे जो है वो बात नहीं करूँगा। मैं उस पे, अगर आप सब्सटेंस पे देखें ना, मेरे ख्याल में जितना अली अमीन गंडापुर ने इनके साथ कोलैबोरेट किया, इन्होंने तारीफ किया, हमारी पार्टी के अंदर से तनकीद हुई है, उनका काम है एज चीफ मिनिस्टर। उनका टेम्पलेट इनके किसी वाले बंदे के टेम्पलेट से मिलता होगा तो तारीफें हो रही है। नहीं देखिए, लेकिन अगर हम आगे जाए ना, आप सियासी तौर पे आगे कैसे जा सकते हैं? देखिए, सियासी तौर पे तो आगे ऐसे ही जाना है कि आपको पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन करना है। वो तो आपका भी जिम्मेदारी उतनी है ना, एक सूबे में आपने देखा आज, हालांकि कोर्ट की परमिशन थी, जलसा नहीं किया, और क्या क्या करेंगे ये कहते हैं पार्लियामेंट में पीटीआई कोलैबोरेट कर रही है। मेरे पास जो है एंड टू एंड एक पोलिंग स्टेशन का सबूत है, मेरे तरह के ऐसे 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं। इसके बावजूद कि वो है इनके साथ जो है वो बड़ा रीजनेबली डील कर रहे हैं। कितनी कोलैबोरेशन आपको चाहिए? लेकिन फिलहाल तो पोजीशन ऐसे है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी होता है। अगर वो इनको लगता है कि इनकी तबीयत का नहीं है तो कहते हैं 4 नाम भेज। अच्छा, हमें शहबाज राना सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, लेकिन आपने पार्लियामेंटेरियंस की कोलैबोरेशन की बात की है, तो मैं आपसे खबर शेयर करना चाहता हूँ। जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन कैबिनेट, सलीम मांडवी वाला उसके शायद चेयर हैं, और उन्होंने जो डिस्कशन हुई है वहाँ पे, इस वक्त मुल्क में देख लें हालात क्या हैं, उसमें डिस्कशन ये हुई है, सबसे बड़ा मसला ये है कि इस्लामाबाद क्लब में दूसरी बीवी को दाखिले की इजाज़त नहीं है मेंबर की, दूसरी के बाद फिर तीसरी भी होगी, फिर चौथी भी होगी। तो ये वहाँ एग्जाम्पल दी गई कि इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाज़त है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मिडिल क्लास लोग तो दूसरी बीवी नहीं अफोर्ड कर सकते। और अशराफिया हमारी जो पार्लियामेंट में बैठी है, उन्हें इस्लामाबाद क्लब में दाखिले किया, और एक क्लब इस्लामाबाद में बहुत सारे फैले हुए हैं, आपने देखा ही होगा। यहाँ माशाल्लाह इसका नाम ही क्लब आबाद रख देना चाहिए। और दूसरी खबर उसमें ये थी, दूसरा इशू जो था वो ये था कि चाहत फ़तेह अली खान ने एक गाना गाया बदोबदी, उस पर डिस्कशन होती रही कि इसको देख के किस किस के सर में दर्द होता है। ये अशराफिया के मामलात हैं और हमारी आवाम के क्या मामलात हैं, आए सुन लें ज़रा। हालिया बजट तो ऐसा लगता है जैसे हम सब के ऊपर बम गिरा दिया। इतना मुश्किल हो गया घर को चलाना, बच्चों की फीसेस अदा करना। बिजली का बिल तो ऐसे आ रहा है जैसे आप अपने घर का बजट एक साइड पे कर लो और बिजली का बिल एक साइड पे कर लो। हमारा 22,000 रुपये तनख्वाह है, 22,000 में से 15,000 रुपये घर का किराया देते हैं। बिल हमारा आया 11,000। गुजारा बहुत मुश्किल। बिल आया मेरा 80,000। तो जो आपकी सैलरी आ रही है उस पर टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें फैसिलिटेशन क्या मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से?
सैलरी अकाउंट में सैलरी आ रही है, इनको ईजी लगता है कि इन पे टैक्स बढ़ा दिया जाए, इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन आप जो डिफरेंट शॉपकीपर्स है, जो बिजनेस तबका है, जो कैश में डील करते हैं, आप उनको भी इस टैक्स नेट में लेके आए। इस महीने का बिजली का बिल आया 15,000। पहले हमारे ऊपर इतना कर्जे है तो हम कहाँ से देगा? इधर मुल्क में रोजगार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। शहबाज राणा साहब, आपने सुना, क्या ख्याल? आप बहुत ख़बरें देते रहे हैं बजट पे, बजट के बाद जो हालात हैं और जो अशराफिया का हाल है और जो हमारे आवाम का हाल है, ये इतना फ़र्क जो आ गया है, ये क्या दूर होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अब्सार साहब। पहली दफ़ा आपके शो पे आया हूँ, बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ इस बात की। फ़र्क जो है वो कम नहीं होगा, और जिस किस्म का ये बजट दे दिया गया है इससे फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो जो हम एक बात करते थे हैव्स और हैव्स नॉट की, और हम मिसालें देते तो लिखते थे कि अवाम पर बिजली गिरा दी गई, अवाम पर टैक्सों की भरमार कर दी गई, तो आप पिछले 3, 4, 5 साल की एग्जांपल्स को सारी को जमा कर लें और ये जो एक बजट आया है उसको वो उससे ज़्यादा भारी है। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी साल में एक साल के अंदर 1700 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस नहीं लगे, और इस दफ़ा जिस किस्म की टैक्सेशन हुई है उसके 2 नुकसान आपको हो रहे हैं। एक तो ये कि आपकी जो तनख्वाह खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर की वो कम हो गई उस टैक्सेस की वजह से। हमारे ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के हैं, जहाँ पे मतलब जो सैलरीड क्लास है उसका मैक्सिमम रेट हो गया 38% या 39%। जो नॉन सैलरीड बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं उनका रेट हो गया 50%। अब दुनिया के आप चेक कर ले किन ममालिक के अंदर ये टैक्स का रेट है, और उसके ओवर एंड अबव इन्होंने हर चीज के ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया। 50% इनकम टैक्स, 18% GST, अब FED जो है वो सेल्स टैक्स के मोड में वो भी लगा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज एक जो सैलरीड पर्सन है उसकी 70 से 75% जो अब तनख्वाह वो टैक्सेस में जा रही है। और दूसरे साइड पे हमारे मुल्क का वो तबका है, वो इशराफिया है जिनके ऊपर किसी भी किस्म का इजाफी बोझ नहीं डाला गया। एक सेक्टर जिसको गवर्नमेंट ने जरूर हिट किया है बजट में वो हमारा एक्सपोर्टर है, जिसके ऊपर पहले एक फिक्स टैक्स होता था 1% का, अब उसको नॉर्मल टैक्स रजीम में लेंगे। अदर देन दैट इनकम टैक्स की नई एग्जम्पशंस आई हैं, सेल्स टैक्स की छूट कुछ सेक्टर्स के लिए बरकरार रखी गई है, लेकिन वो तबका जिसकी आवाज नहीं थी उसके ऊपर बोझ डाला गया। तो ये जो डिवाइड अशराफिया को मतलब आपने जो इनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है। ये जो बिजली के बिल्स अभी तो जून में जो लोग रिसीव कर रहे हैं, लोग शॉकिंगली उसको रिसीव कर रहे हैं, इसमें जब इनको अगस्त के महीने में जुलाई का बिल मिलेगा तो इनके लिए अनबेरेबल हो जाएगा। और मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि हुकूमत किस तरीके से ये फैसले वन आफ्टर अनदर कर रही है और उसको एहसास नहीं हो रहा कि लोगों के जज्बात क्या है इस वक्त। बिलाल साहब, आपको अंदाज़ा नहीं है लोगों के जज्बात क्या। टैक्सेस आपने स्कैंडिनेविया के लगाए हैं, दूध की कीमत फ्रांस से ज़्यादा पाकिस्तान में है इस वक्त, और हालांकि हम दूध पैदा करने वाले 5वें बड़े मुल्क हैं शायद दुनिया में, और सहूलियत। जी अब्सार साहब, देखिए मेरा ख्याल है ये तो कहना अनफेयर है कि एहसास नहीं है। हालात मुश्किल ज़रूर हैं, और थोड़ा सा मैं ये कॉन्टेक्स्ट ज़रूर देना चाहूँगा, और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि हालात मुश्किल हैं, मगर रिसेंटली कुछ बेहतरी भी आई है। देखिए पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है, रोटी की कीमत में कमी आई है, ओवरऑल आपने की नहीं ओवरऑल अगर आप पिछले 3-4 राउंड्स को देखें तो ओवरऑल कमी आई है। पिछले महीना 1.5 में कमी आई है, अभी बढ़ी है, मगर उसके बाद पहले महीना से क्या फर्क नहीं सर, 1.5 महीना 3 मुस्तकिल राउंड्स में कमी हुई है। तो ओवरऑल पेट्रोल की कीमत में कमी है सर, नहीं आपके रोटी की कीमत में कमी आई, ओवरऑल महंगाई की शरह पिछले 2.5 साल में सबसे कम सतह पे पहुंच गई, और वो शरह भी तभी पहुंच गई जब इज्तिमाई तौर पर यूटिलिटीज जो हैं जी यूटिलिटीज बिजली जो है बुनियादी इंसानी जरूरत बन गई है। बिजली के ऊपर भी इफ़ यू अलाउ यकीनन ओवरऑल टैरिफ्स बड़े हैं, मगर मैं एक वजाहत ज़रूर करना चाहूँगा जो कि अक्सर मैसेजिंग में लूज आउट हो जाती है, और ये कोई शायद जानबूझ के नहीं करता, मगर क्योंकि ये थोड़ी चीज़ें टेक्निकल होती हैं। देखिए आपके 58% जो घरेलू सारिफीन हैं जो कि 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि 0 से 200 यूनिट तक मंथली इस्तेमाल करते हैं, उनके पिछले 3 सालों के अंदर बिजली के नरखों में बिल्कुल इजाफा नहीं हुआ, और अभी भी कुल एवरेज इजाफा इनका 2% के करीब हुआ है, जो कि काफ़ी मामूली है। हम हुकूमत हरगिज़ ये नहीं चाहती कि इनके ऊपर कभी भी बढ़ाना पड़े, मगर जो बढ़ाया भी गया है वो तकरीबन सिर्फ 2% है 3 साल ना बढ़ाने के बाद। बाकी कुछ सेक्टर्स पे इंडस्ट्री में कमी आई है, और जो ज़्यादा अमीर सारिफीन हैं उनके नरखों में ज़रूर इजाफा हुआ है, मगर ये आप ज़रूर मद्देनज़र रखिए। देखिए ओवरऑल
मकसद यही है कि हमने अपने पावर सेक्टर को सस्टेनेबल भी करना है। हमारे सर्कुलर डेट में भी इजाफा हो रहा है। जब उस डेट में इजाफा होता है तो वो भी महंगाई की सूरत में आवाम को ही भुगतना पड़ता है जब आप ये नरखों में करेक्शन नहीं करते। ओवरऑल इसका हल यही है कि पावर सेक्टर को हम रिफॉर्म करें, जिसकी तरफ हुकूमत काम कर रही है, ये बातों की हद तक नहीं है, जिसके अंदर बिजली कंपनियों के बोर्ड को बेहतर करना, उनको एफिशिएंट करना, उनकी निजकारी की तरफ भी अब जा रहे हैं। तो आप मुज़ाकरात कर नहीं पा रहे, वो खुद बिजली बंद कर रहे हैं, चला रहे हैं। नहीं जी, देखिए उस पर तो अपने डिमांड साहब वो तो एक अलग बात है। वो तो देखिए फिर इतनी, अगर अली अमीन गंडापुर साहब आपने बात भी की, मेरे तो ख्याल से जी वो लाइटर नोट इनके मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बैकग्राउंड से लफ्ज़ मेरे ख्याल से टेम्पलेट निकला, तो उन्होंने टेम्पलेट का जिक्र किया। तो जिस टेम्पलेट पे अली अमीन गंडापुर साहब चल रहे हैं, मेरा ख्याल है शायद उनका ये फैशन और स्टाइल जो है ना, ये समझते थे अपोजिशन के दिनों में ठीक था। SCMKP बिल्कुल ये नामुनासिब है। और देखिए उसके बाद जो बात बिजली के आपने, आई डोंट वांट टू इवेड दैट पॉइंट। देखिए नेट हाइडल प्रॉफिट्स का भी ये अक्सर बात करते हैं, ये तो एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर एक मुकालमा वफाक और सूबे के दरमियान चल रहा है, और इनकी भी जब दोनों जगहों पे हुकूमतें थी तब भी ये हल नहीं कर सके थे। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक डायलॉग रहता है वफाक और सूबे में। और दूसरी बात, अगर आपको बिजली के बिल में अगर आपने किरदार अदा करना है तो आप एंटी थेफ्ट कैंपेन में मदद करें। आप वहाँ जहाँ पे टांके लगे हुए हैं, जो आपका किरदार है उसमें आप असिस्ट करें पावर मिनिस्ट्री को। और अगर आप फिर भी मुतमईन नहीं है तो आप देखें हुकूमत पाकिस्तान, आप हुकूमत पाकिस्तान को लिखें कि हम पेस्को को टेक ओवर करना चाहती है सूबाई हुकूमत, तो ये करें। ठीक है तैमूर साहब, मैं आप पेस्को पे आपसे सवाल करूंगा, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। तैमूर साहब ये बताइएगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा से ये एक झगड़ा चल रहा है वफाक का बिजली के इशू पे, इसमें खैबर पख्तूनख्वा की कितनी गलती है, वफाक की कितनी गलती है? गैर जानबदारी से ये बात कर, मैं गैर जानबदारी से आपको बताता हूँ। इस पर मैंने 2-3 साल काम किया, लेकिन आपने बजट की बात की और उस पर मुझे 1 मिनट 2 दीजिए। जी ज़रूर, क्योंकि आपने कॉन्ट्रास्ट दिखाया। शहबाज राना ने भी बात की है, लिखा है कि किस तरीके से इन्होंने तकरीबन जो है वो 2 ट्रिलियन के टैक्सेस जो है वो आवाम पे, और वो जो छोटा सा टैक्स शुदा तबका है उस पर लगा दिए, या फिर जो मिडिल क्लास जाके कंज्यूम करती है। जब आपने मुश्किल वक्त सहना होता है, आपने आवाम को एक्सप्लेन करना होता है कि क्या उन्होंने करना। अब देखें, एक छोटा सा जो है लेबर फोर्स का हिस्सा पब्लिक सेक्टर में काम करता है, ये 25% तनख्वाहें जो इंक्रीज की है, ये कहेंगे कि ये इन्फ्लेशन के लिए की है। यही दिखाता है कि ना ये रिफॉर्म ओरिएंटेड है, ना ये प्रेशर ले सकते हैं। क्योंकि जब इसको आप वफाक और सूबों में मिला दें, इसकी और पेंशन की कॉस्ट 1500 अरब रुपए का इजाफा आता है। आप पे, हम पे जो बड़ा है टैक्स, उससे ये कलेक्ट करते 75 अरब रुपए है इजाफी। लेकिन क्यों हम दे रहे हैं और क्यों हम बार बार कर्जे ले रहे हैं? क्योंकि ये बोझ ये कम करने के लिए तैयार नहीं है। आपको, मुझे भी पता है कि सरकार के बहुत से महकमों में 10 में से 2 लोग काम नहीं करते। वो सारी सरकारी ऐसी है ना, सूबाई हो या वफाकी हो है। ये अब बिग ब्रदर तो वफाकी हुकूमत है, रास्ता दिखाए। लेकिन आपको कोई अच्छी एग्जांपल सेट करनी चाहिए थी ना। KP में 11 साल की है। मैंने पेंशन प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस किया था 2022 में, बहुत तनकीद खा के इन्होंने आज उसको कॉपी किया है। आई विश बल्कि कि पेंशन वो उन लोगों के लिए सिर्फ ना लगाते, क्योंकि मुझे 3-4 साल लगे थे वो पॉलिटिकल एपेटाइट बनाने के लिए। लेकिन ये क्या वजह है कि सियासी जमातों में जो शख्स अच्छा काम करता है, जैसे आप हैं, उनको फिर साइड लाइन पे कर दिया जाता है? शाहिद खान अब्बासी का भी यही शिकायत है, मिफ्ता की भी यही शिकायत है। क्यों ऐसा? ठीक नहीं होना चाहता ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आगे जो है वो होगा। अब मैं सिर्फ इस पे आगे जो है वो जाता हूं। आपको जो इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, या जैसे आपने कहा ब्लूमबर्ग में आया था, दूध पेरिस से महंगा है। हाँ, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया से महंगा है, ऑस्ट्रेलिया से महंगा, डेवलप्ड कंट्री से महंगा हो गया। अब देखिए, आप ये देख लें एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल सेट कर लें। आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा बढ़ाया, आपने पार्लियामेंटेरियंस की डी फैक्टो सैलरी बढ़ाना नहीं चाहते थे, तो जो मराद थी वो बढ़ा दी आपने। जो है वो इस तरह, अभी मैंने पता नहीं किसका जो है वो सुना था, पंजाब के बजट में GOR क्लब, उस पे 1 अरब से ज्यादा का खर्चा हो रहा है। मुझे लगता है पाकिस्तान क्लब भी बन जाएगा, बहुत बड़ा क्लब। आपने चूंकि इस्लामाबाद सब मुलाजिम होंगे उस क्लब में। CVT, आप यही देख लें, CVT प्रॉपर्टी परचेजेस पे शहीदों की फैमिली को नहीं देना पड़ता था। सारे सरकारी अफसर, सिविल या मिलिट्री, यानी जो अफसर हम पे टैक्स लगा रहे हैं, हमें कह रहे हैं कुर्बानी दो,
30% के बजाय 50% टैक्स दो। वो कह रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। आई एम सॉरी, ये कैसे कर सकते हैं? बस हो गया। शहबाज साहब, तैमूर साहब ने बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा कि कैसे कर सकते हैं। आपका मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था पिछले दिनों, जिसमें आपके ट्वीट से काफ़ी मायूसी झलक रही है। आपने कहा है सबको पाकिस्तान छोड़ दो अगर आपके पास चॉइस है, या अपनी सैलरी कैश में लो, या अपने असासे डिक्लेयर मत करो, या टैक्स नेट में ना हो अगर अभी तक नहीं आए, और या फिर किसी पावरफुल ग्रुप को ज्वाइन कर लो जिसको इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन हो। ये क्यों कहा आपने? अब सार साहब 28 जून को जब बजट इनका अप्रूव हुआ कौमी असम्बली से, तो वो जो फाइनेंस एक्ट है उसको मैं पढ़ रहा था, और जैसे मैं उसको क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ रहा था, मुझे इस बात का दुख हो रहा था कि मैंने अभी तक मुल्क क्यों नहीं छोड़ा। ये मैं आपको अपने अंदर की फीलिंग बता रहा हूँ विदाउट एनी एग्जैजुरेशन। मैं बड़े प्लेन अल्फाज में, खैर मैं उस वक्त जुमे का दिन था, अपनी खबरें भी करनी थी, मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा के जब मैं रात को 12 बजे घर पहुंचा, तो मेरे ऊपर एक, जिस तरह आपके ऊपर एक बर्डन ही होता है किसी चीज़ का कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारें, कोशिश कर रहे हैं कि हर काम जो है जिस कानून के अंदर रह के करें। तो इन कोशिशों का नतीजा हमें यह दिया गया है कि वो क्लास जो कि ग्रॉस इनकम के ऊपर, नेट के ऊपर नहीं, कुछ ऐसे आपके बिजनेसेस हैं या इवन की नॉन बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं, वो खर्चा माइनस करके बाकी उनकी जो आमदन नेट बचती है उसका वो टैक्स देते हैं। मैं, आप और हमारे जैसे करोड़ों जो सैलरीड पर्सन है वो ग्रॉस इनकम के ऊपर इनको 39% टैक्स देंगे, वो हर तरह का सेल्स टैक्स देंगे। वो क्लास जो पहले ही सिस्टम के अंदर नहीं थी उनको आपने और ज्यादा मराद दे दी। आपने कौमी असम्बली का बजट 46%, सेनेट का बजट 58%, आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस का बजट 63% जब बढ़ा दिया, तो फिर मेरे आप जैसे हम लोगों के लिए क्या ऑप्शन बचते हैं? हम ये वज़ीर-ए-आज़म का भी अच्छा ठीक है, ऑप्शन नहीं बचते, ठीक है, लेकिन आपने जो दूसरों को मशवरा दिया है, आप इनमें से कौन से मशवरे पे अमल कर रहे हैं खुद? वो आखिर में आपने अफसार साहब नोट पढ़ा था कि जो अबव 5 में कोई भी ना करे वो 25 रुपए लेके घर चला जाए। मैं 25 रुपए वाला हूँ, आप 25 रुपए, फिर आपने भी कॉम्प्रोमाइज किया ना। आप दूसरों को मशवरे दे रहे हैं लेकिन खुद आप में कोई बड़ा फैसला करने का हौसला आप में भी नहीं है। हुकूमत को हम कहते रहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना, हर किसी के पास चॉइस नहीं होती। मेरे पास ये चॉइस नहीं है कि मैं मुल्क छोड़ दूं। ठीक है, कुछ लोगों के पास अभी भी चॉइस है। मैंने कहा जिनके पास चॉइस है, मेरे पास चॉइस नहीं है क्योंकि मैं फाइलर हूं। मेरे पास इसलिए चॉइस नहीं है कि मैं सिस्टम का हिस्सा बन चुका हूं। मैं अब इस सिस्टम से निकलूंगा तो मुझे पेनल्टी पड़ेगी। बिलाल साहब, आपने सोचा, देखिए मिडिल क्लास पढ़ा लिखा टैक्स में, और वो उसने क्या चॉइसेस दी? वो कहते हैं मेरे पास सिर्फ ये चॉइस है कि मैं 25 रुपए, 100 रुपए मैं कमाऊं तो 25 रुपए घर लेके चला जाऊं शाम को। बताएं क्या ये है, क्या हुकूमत है, क्या रियासत है, क्या इस मुल्क के अवाम का हाल है? जी अफसार साहब, देखिए हालात तो यकीनन इज्तमाही तौर पे कलेक्टिवली ओवर द ईयर्स खराबियाँ रही हैं और उसके ऊपर एक बहस रही है, और इस वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं कि टैक्स कलेक्शन उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। और यकीनन तीसरा बजट है आपका, आप फिर कह रहे हैं उस जगह खड़े हैं। देखिए अफसार साहब, बात ये बजट बेशक तीसरा हो मगर ये मसाइल जो हैं, और इसके अंदर देखिए हमने, अगर आप देखें तो हमने, अब आप दो साल पहले मुल्क डिफॉल्ट के नैज पे खड़ा हुआ था और बिल्कुल डिफॉल्ट के नैज पे था। आपने डिफॉल्ट को अवर्ट किया, उसके बाद बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट आई, उसके बाद हमने वापस कमान संभाली है। सैलरी क्लास नो डाउट सबसे ज़्यादा बोझ उठाती भी आई है। आज भी हुकूमत नहीं चाहती थी कि 1 रुपया भी उन पे टैक्स बढ़ाए, मगर आपकी भी एक मजबूरी है कि आपको आप एक IMF प्रोग्राम में क्यों नहीं नजर आई दूसरी तरफ? किस तरफ जी? जहाँ पर शाफिया नहीं वहां पे भी देखिए, वहां पे आपने करना है और आप कर रही है, हुकूमत कर रही है। देखिए वक्त कर लेते हैं ना जब अवाम नहीं तो करिए आप। देखिए टैक्स रेट्स मौजूद हैं, मसला एनफोर्समेंट का है, और ये मसला सिर्फ हमारी हुकूमत का नहीं है, रियासत का है। नहीं हुकूमत नहीं करनी है, हम नहीं करनी है, डंडे पे करनी है, और बिल्कुल रियल एस्टेट सेक्टर को भी देना होगा। कोई इलाज नहीं, डंडे के अलावा कोई इलाज नहीं है सर। डंडे के अलावा ये तो फिर डंडे के अलावा जमहूरियत नहीं सर, दुनिया में डंडे के अलावा कोई इलाज नहीं होता। एनफोर्समेंट का मतलब यही है। देखिए नहीं बिल्कुल ऊपर ही चलना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूं कि बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े घरों वाले, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ट्रैवलर्स, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो क्लब के मेंबरान्स हैं। नहीं अफसार साहब, आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक है। इसीलिए अब आज हाँ, तो इत्तेफाक से आगे इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाए। तो शहबाज शरीफ साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अभी आपने देखा कि एक एफर्ट किया, आपने एक फॉरेन कंसल्टेंट, बल्कि इन्हीं की साबिका फर्म, उसको एंगेज किया है, इनकी साबिका फर्म के टेम्पलेट का याद जी टेम्पलेट सर गुजारिश कंप्लीट दिस पॉइंट।
इसी तरफ के FBR को डिजिटाइज करें। FBR के अंदर भी यकीनन हर किस्म के अनासर मौजूद हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन कम करें और इन्फोर्समेंट की तरफ जाएं, डिजिटाइजेशन होगी, FBR स्ट्रेंथन होगा, तो ये वो सेक्टर्स जो नहीं, जिनके ऊपर उस तरीके से इन्फोर्समेंट हो रही, जो नहीं अपने शेयर ऑफ टैक्सेस अदा कर रहे, मसला यही नहीं है कि उन पर टैक्स लागू नहीं है, मसला यह है कि उनसे कलेक्टिंग किया जा रहा है, वो कलेक्शन करने के लिए अब इकदाम उठाए जा रहे हैं। इसके अंदर सबको एक हिस्सा अदा करना होगा और यकीनन हमें इंश्योर करना होगा कि सैलरी क्लासेस के अलावा और भी लोग जितनी रामलीला सुनी है मैंने, आपको यकीन है कि ये कर पाएंगे? और करना तो चाहिए, ये बात तो एग्री कर रहे हैं, आप कर पाएंगे? मैंने तो आपको कह दिया ना, जब इन्होंने ये फैसला ना ले सके कि ये जो है वो हुकूमत के साइज को कैसे कम करेंगे, या कि लोग 25, देखिए प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनी आप देख लें 10% 15% से ज्यादा तनख्वाहें नहीं बढ़ाएगा। सही है। तो जो हुकूमत जो है 10,000 अरब रुपए सिर्फ कर्ज के सूद की अदायगी में देती है, उसके पास कैसे जो है वो अपने मुलाजमीन के लिए 25% इंक्रीज हो जाती है, जब वो फैसला नहीं ले सकते। यार ये तो एक जलसे की इजाजत नहीं दे सकते, वो इनके हाथ में नहीं है, मुझे पता है ये दे देते तो ये कैसे मुश्किल काम जो है वो करें। मुश्किल काम नहीं कर सकते। शहबाज राणा साहब, आखिरी बात आप सिर्फ ये बताइएगा कि जो शख्स आप जैसे बहुत सारे लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, 100 रुपया कमा के 25 रुपये घर लेके जाएंगे शाम को, उनके लिए कोई उम्मीद, कोई एडवाइस आप करेंगे हुकूमत को? उन्हें नहीं, हुकूमत को, कि उनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो। जी देखिए, एक तो खैर हुकूमत को मेरी और आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अगर पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म की ये जो बात करते हैं वो उसी सूरत में हो सकती है जब इनको एहसास हो कि इन्होंने किया क्या है। जैसे अभी बिलाल साहब का तो कसूर नहीं है, लेकिन बिलाल साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि जी जो सबसे पूरे तबका उसके लिए 2% इजाफा किया गया। इनकी कैबिनेट की समरी कह रही है कि जो 1 से 100 यूनिट की कंजम्पशन वाला कंज्यूमर है, प्रोटेक्टेड कंज्यूमर, उसके लिए जो पर यूनिट कीमत में इजाफा हुआ वो 51% है। दूसरी बात, ये नई पार्लियामेंट वजूद 26 मई को कौमी असम्बली की जो फाइनेंस कमेटी, में स्टैंडिंग कमेटी की बात नहीं कर रहा, फाइनेंस कमेटी की बात कर रहा हूं, बिलाल साहब को बहुत अच्छी तरह पता है। फाइनेंस कमेटी ने जो 1 से 22 तक के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल सब्सिडी थी उसको 35% से बढ़ाकर 65% की है ऑफ द रनिंग पे जो है बेसिक इनकी, और जो उनका पार्लियामेंट का अलाउंस था जो 40 से 60% था, जो ग्रेड 22 के लिए 40% था और नीचे के लिए कहीं 50 और कहीं 60, उसको बढ़ाकर इन्होंने 100% किया। ये इनका एहसास है और ये जो आपको इंक्रीज आया इसी वजह से जो कौमी असेंबली का बजट है उसमें आपको 46 या 48% इजाफा नजर आता है। अच्छा, आई डोंट एक्सपेक्ट एनी पॉजिटिविटी। व्हाई? बिकॉज दे हैव नॉट येट रियलाइज व्हाट दे हैव डन। तो क्या वो 25 रुपए जो घर लेके जाएगा उसके लिए कोई उम्मीद इस हुकूमत की तरफ से नहीं है? ना आप इन्हें कोई मशवरा दे रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले एहसास करें कि इन्होंने किया क्या है। ये जो हर चीज को लपेटने की कोशिश करते हैं ना, मैं इनके एक मिनिस्टर को सुन रहा था कि जो जून का टैरिफ है, जुलाई का भी टैरिफ वही है। जो जून का टैरिफ था वो जो मुझे बता रहे हैं उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, उसमें क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट है, उसमें दूसरे टैक्सेस हैं। मैं जुलाई का टैरिफ बता रहा हूँ माइनस एवरीथिंग, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें। ये एक अभी हमें आई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो बिजली का टैरिफ है उस पे जो मिनिमम 200 यूनिट और 200 यूनिट से ऊपर वालों पे जो उन्होंने टैरिफ में इजाफा किया था उसके बारे में उन्होंने कुछ फरमाया है, आप भी देखिए। जो अपना गरीब तरीन जो तबका है उसको एक तमने से लेकर 204 पे या 201 ले जाना वो जरूर है। 200 से एक भी यूनिट जिसने बढ़ाया है उसने बेपना गरीब पर जुल्म उसको तो आप अभी फॉर्म सस्पेंड करें। मेरे पे आप चले जाएं, जाके इंक्वायरी करें कि किसने 200 यूनिट तक के जो कंज्यूमर है बेचारा गरीब सारे जो है उसको गरीब मारी करने के लिए उसको 200 यूनिट ऊपर ले गया, वो कौन जल्लाद है उसका हमें पता लगाना इंतहाई जरूरी है। बिलाल साहब, एक मुख्तसर क्वेश्चन, सिर्फ मुख्तसर जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी करें और उसको फिक्स कर दें। सेक्शन ऑफिसर ने की होगी असम्बली अप्रूव, ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, वजीर, कबीना, वजीर आजम, इतने लोगों ने ये सब देखा होगा, कुछ पता नहीं चलता। आप किसके सवाल से ये जो 201 यूनिट वाले पे जो नहीं उन्होंने कहा ओवर बिलिंग के ऊपर जो अफसरान शामिल हैं उनको उस पे करें जी। ओवर बिलिंग की बात देखिए, मैं आपको उन्होंने जो प्रोटेक्टेड बैंड है जी कंज्यूमर, उसके ऊपर मेरी अभी ब्रेक के दौरान मिनिस्टर पावर अवैस लगारी अभी आया ये फुटेज, मेरी मिनिस्टर पावर अवैस लगारी साहब से अभी बात हुई। मैं अभी आपसे आपकी ब्रेक के दौरान
उन्होंने मुझे फिर से कंफर्म किया है कि आपके तकरीबन जो 58% घरेलू सार्फिन है, जो 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा घर हैं, जिसके अंदर 100 से 200 यूनिट तक आपके प्रोटेक्टेड कस्टमर्स, उनकी ऑन एवरेज 2% सिर्फ नर्क बढ़े, और जो आपके लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं 100 यूनिट तक, उनका बिल्कुल नर्क नहीं बढ़ाया गया जी। तो ये चीज़ क्लैरिफाई करना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर ये तासुर गलत जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहमानों का, और ब्रेक के बाद एक और इशू पे बात करेंगे। ये जो पानी का एक गिलास मैंने अभी पिया है, इस पे 4 रुपये टैक्स देना पड़ा है मुझे। पानी एक बुनियादी ज़रूरत है। हवा, पानी और ख़ुराक, ये इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं। हवा पे अभी तक टैक्स नहीं लगा, सारी खुराक पे लग चुका है। कि पानी का एक गिलास पीने पे, एक गिलास पे 4 रुपया टैक्स है। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। इस मुल्क में हाल क्या है गवर्नेंस का और टैक्सेस का, कि एक पानी की बोतल 500 मिलीलीटर की अगर आप लेने जाएं बाज़ार से, तो उसके नीचे जो कीमत लिखी होती है वो 44 रुपये है। उसमें 8 रुपये आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन वो बोतल बेची जा रही है पेट्रोल पंप्स पे 55 रुपये की, और आम दुकान से किसी से आप लें तो 70 रुपये की। ये है गवर्नेंस का प्रॉब्लम, कि किसी जगह पानी की बोतल के नीचे लिखी हुई कीमत के मुताबिक आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा। ये मैं इस्लामाबाद की बात बता रहा हूँ आपको। दूसरे शहरों में मोटरवेज़ पे क्या हाल हो रहा है वो अलग है। उसके बाद मैंने आपको बताया एक गिलास पे 4 रुपये टैक्स। पानी साफ़ पीने का जो हुकूमत का फ़र्ज़ है, जो हमसे हर बात पे टैक्स लेती है, जिसका काम है हमें अमन व अमान मुहैया करना। एक रियासत के साथ मेरा मुआहदा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें मैंने रियासत के साथ वफादारी करनी है और मैंने टैक्स देने हैं। उसके इफ्स में रियासत ने मुझे कुछ बुनियादी हुकूक मेरे उनका ख्याल रखना है, और मुझे बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरियात मुहैया करनी है, जिसमें पीने का साफ़ पानी हर महज़्ज़ब मुल्क में ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ पीने का साफ़ पानी नहीं है, और मैं अगर लूँ तो अपना लेता हूँ, उस पर भी मैं 4 रुपये टैक्स देता हूँ एक गिलास पानी पे। और अगर मैं 10 गिलास पानी पे पीऊँ तो 40 रुपये सिर्फ मैं पानी पीने पे हुकूमत को टैक्स देता हूँ। लेकिन मुझे मिलता है क्या है? बम धमाके, एक्सीडेंट्स, बुरे हस्पताल, बुरे स्कूल। कोई यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई यहाँ पे इंसानी सिक्योरिटी नहीं है। और वो पैसा किधर लगता है? उन क्लब्स पे, जिन क्लब्स का मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है। और उन क्लब्स में बैठने वालों का, उन क्लब्स की वहाँ पे जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन, वो सस्ते दामों लेके उस पर सैकड़ों एकड़ में क्लब्स बनाए जाते हैं। वहाँ पे गोल्फ खेला जाती है, वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बने हुए हैं, जहाँ पे रात को फ्लड लाइट्स लगा के क्रिकेट मैचेस होते हैं, जिसमें बेगमात ने भी आना होता है, और पहली आई तो दूसरी क्यों ना आए, दूसरी आई तो तीसरी क्यों ना आए। ये हमारे मसाइल हैं। और मैं आपको ये सिर्फ एक टैक्स पानी का बताया, मैं आपको बिजली के बिलों में कितने टैक्सेस हैं वो मैं आपको ज़रा उस पर रोशनी डालना चाहता हूँ, क्योंकि बिजली अब एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत बन गई है। और वक्त के साथ साथ जैसे इंटरनेट बन गया है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इंटरनेट भी उसमें एक बुनियादी ज़रूरत है, तो बिजली भी एक बुनियादी ज़रूरत है। तो अगर आप बिजली का बिल देखें अपना, तो उसमें आपने बिजली इस्तेमाल कितनी की है और कितने यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं, उसका ख़र्चा कितना है, लेकिन उस पर एडिशनल टैक्सेस आप कितने देते हैं, मैं गिनता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आप गिनते रहें। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फाइनेंस कॉस्टिंग सरचार्ज, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, एक्साइज ड्यूटी, टीवी फीस, जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, मज़ीद टैक्स, नीलम जेलम सरचार्ज, सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, मज़ीद टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, सेल्स टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। ये 17 टैक्सेस हैं। अगर मैं बिजली के कुछ यूनिट इस्तेमाल करूं, इतने टैक्सेस कि मेरा गला सूख गया। पानी का गिलास और पीना चाहता हूं, लेकिन पानी नहीं है, और पीऊँगा तो 4 रुपये टैक्स और दूंगा। गुड नाइट।